हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आपके वर्मा जी पर। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का, आज के इस क्लास का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके प्रश्न लेकर आए हैं हिंदी के टॉप 20 प्रश्न आपको आज देखने को मिलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण। आइए शुरुआत करते हैं। ऐसे भी प्रश्न, कुछ ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। ठीक, आइए शुरुआत करते हैं इस क्लास नंबर 5 का। प्रीवियस क्लास जिन्होंने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं इसी के साथ। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है अत्युच्च शब्द में उपर्युक्त उपसर्ग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है जी? अत्युच्च शब्द में, अत्युच्च शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है, क्या होगा। अब ध्यान पूर्वक इसको पढ़िएगा तो क्या दिख रहा है? अत्युच्च अर्थात अति पहले दिखा तो हमने अति लिखा। अब प्लस अति और उच्च, अति और उच्च को मिलाइएगा तो ये क्या बनेगा? अति उच्च बनेगा। अति क्या बनेगा जी? अति उच्च बनेगा, ये वाला। ठीक, अति का अर्थ क्या होता है? परम हो, कहते हैं ना, अति हो गया अर्थात परम। और उच्च का अर्थ होता है ऊंचा, अर्थात परम ऊंचा, अर्थात सबसे ऊंचा, इसका अर्थ यही होता है। तो अति क्या हुआ? अति यहाँ उपसर्ग हो गया। और ये बात समझ में, उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी भी मूल शब्द के शुरू में लगकर उसके शब्दों के अर्थों को चेंज कर दिया जाता है, ऐसे शब्द को हम उपसर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्न में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है? उर्दू उपसर्ग, देखिए जैसे ही आपसे उर्दू उपसर्ग पूछे ना, उर्दू फारसी सब किसके अंतर्गत में आता है जी? तो ये आपका आता है किसके अंतर्गत में? तो विदेशी शब्द के अंतर्गत में आता है। किसके शब्द के अंतर्गत में आता है? विदेशी शब्द के अंतर्गत में आता है। उर्दू बोलिए, फारसी बोलिए, तुर्की बोलिए, ये सब जो है वो विदेशी शब्द होता है। अब इसमें विदेशी शब्द क्या है? अनुज जो है वो हिंदी संस्कृत मिला हुआ है, तो ये तत्सम तद्भव के अंतर्गत में आएगा, वो बात अलग है। अभ्यागत होगा नहीं, अपवित्र होगा नहीं, ये सभी क्या है? तो ये सभी जो है वो हिंदी के शब्द है। अर्थात बदनाम जो है, बदनाम अपनी भाषाओं में इस्तेमाल करते हैं, और बदनाम जो है वो उर्दू के शब्द हैं, इसीलिए यहाँ पर ये उर्दू उपसर्ग हो जाएगा। वैसे यहाँ पर उपसर्ग पूछ रहा है, लेकिन हमको सिंपल सा उतना कुछ करना नहीं है। सिंपल सा देखना है कि कौन सा भाई आपका उर्दू शब्द है, अर्थात विदेशी शब्द है। कौन? बदनाम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। क्लियर हो गई। नेक्स्ट, आइन प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द है। आइन प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द कौन सा है? देख रहे हैं, आइन लगाना है, अर्थ अंत में होना चाहिए आइन, अर्थात मूल शब्द के अंत में आइन है। तो ऐसे शब्द जो हैं वो प्रत्यय, ऐसे प्रत्यय जो है वो पूरे शब्द जो बनेंगे वो क्या बनेंगे? तो आइन प्रत्यय वाला शब्द बनेगा। ठीक, जैसे कि तेलीन है। अब तेलीन को हम करेंगे तो लास्ट में, अब सिंपल सा पढ़ के देखिए ना, तेलीन लास्ट में आइन आ रहा है? नहीं आ रहा है। धोबीन इन आ रहा है। सुराइन सुनारिन नहीं आ रहा है, लेकिन औझाइन में आ रहा है। क्या आ रहा है जी? औझाइन में आ रहा है, अर्थात लास्ट में आइन आ रहा है ना। उसी तरह एक और हम बोलें, ठकुर, ठकुराइन जैसे बोलते हैं, तो ठकुराइन बोलेंगे तो लास्ट में इन आइन आ रहा है, ठकुराइन। देख रहे हैं, आइन आ रहा है, अर्थात प्रत्यय लगकर बना है कौन? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न है, पुत्री का विवाह करके अजय के पिता माता पिता आज गंगा नहा लिए। इसका सिंपल सा बात है, ये एक प्रकार का मुहावरा है। इसका आपको क्या पूछा है? एक मतलब पूछा है, और आराम से हम का मतलब बताएंगे। कैसे? जरा देखिए, पुत्री का विवाह करके अजय के माता पिता आज गंगा नहा लिए, अर्थात वो बहुत बड़ा काम कर लिए। आ रही है बात समझ में? अपने काम से वो निवृत्त हो गए, अपने काम से वो निवृत्त हो गए, अर्थात उनके जीवन का जो पहला काम था, दूसरा हो, लक्ष्य हो, वो उस काम को पूरा कर लिए, अर्थात वो कार्य जो है वो समाप्त हो चुकी है। अर्थात कार्य से निवृत्त होना क्या कहलाता है? पुत्री। उसका मुहावरा यही सिंपल सा कह रहा है कि पुत्री का विवाह कर कर अजय के माता पिता आज गंगा नहा लिए। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ा जाए। ईद का चांद होना, क्या कह रहा है जी? ईद का
चांद होना। ईद का चांद होने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कहते हैं ना भाई, भाई तुम तो ईद का चांद हो गए हो। अर्थात क्या? तो सिंपल सा बात है कि क्या हो जाना? अनदेखा हो जाना। मतलब कि सिंपल सा, बहुत दिनों बाद देख रहे हैं, अर्थात तुम तो ईद का चांद हो गए हो, दुर्लभ हो गए हो। देखना तो तुमको दुर्लभ हो गया है। ठीक, ऐसे ही को हम क्या बोलेंगे? दुर्लभ होना, दर्शन दुर्लभ हो जाना। क्लियर हो गई बातें? ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पर कोई एक वाक्य दिया है, आपको सिंपल सा एक शब्द का प्रयोग करना है और बताना है कौन होगा इस शब्द का एक सिंपल सा अर्थ। ठीक, जैसे कि चोरी छिपे और चुंगी शुल्क आदि दिए बिना बेचने वाला। देख रहे हैं, चोरी छिपे कुछ भी बेचा जाता है या किसी भी शुल्क के बिना बेचा जाता है, जिसको पुलिस से बड़ा डर रहता है, जिसको क्या जान का खतरा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? तस्कर कर रहा है। क्या कर रहा है जी? तस्कर कर रहा है, तस्कर। गांजा ड्रग्स ये सब जो होता है ना, ये सब में क्या होता है? तस्कर होता है। तो इस सब में फेर में मत पड़िएगा, ठीक है? ये सब तस्कर का काम जो है ना, वो आपके लिए नहीं है, आपके लिए पढ़ाई है। ठीक, चलिए, तो आपको क्या करना है? चोरी छिपे जो काम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल सा तस्कर बोलते हैं। और तस्कर हम सिंपल से ये नहीं कहते कि हाँ जो माल उल बेच रहा है, इधर उधर कर रहा है, वो क्या तस्कर है? नहीं, ऐसे नहीं। तस्कर एक प्रकार का शब्द है हिंदी के, और यहाँ तस्कर से आपको जो है ना बहुत अर्थ निकलते हैं। ठीक, उसी में से ये है, चोरी छिपे किसी भी काम को करते हैं वो तस्कर कहलाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम कर रहे हैं तो वो चोरी छिपे कर रहे हैं तो वो तस्कर हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। चोरी छुपे काम कर रहे हैं और चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल बेच रहे हैं, अर्थात तस्कर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना, अर्थात जिसको शुद्ध शुद्ध बोली जा रही हो। जैसे कि उत्थान है, भाई उत्थान नहीं होता है, क्या होता है? उत्थान होता है, तो लगा होता है। जैसे कि इसरा है, क्या इसरा नहीं होता है भाई मेरे? इसरिया होता है। आ रही है बात समझ में? इच्छा नहीं, इस तरह इच्छा नहीं होता है, इच्छा आपका इस तरीके का होता है। ठीक, इच्छा ये ऐसे लिखते हैं। अंतर्निहित, ये बात सही है आपका। अंतर्निहित ये क्या है जी आपका? ये सही है। क्लियर हो गई बातें? आगे चला जाए। प्रश्न संख्या 8, अहरी का तत्सम शब्द बताना है। अहरी का तत्सम शब्द बताना है। तत्सम अर्थात क्या? तो तत्सम जो है वो संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिया जाता है, तत्सम शब्द कहलाता है। क्लियर? तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो उनको ज्यों का त्यों ले लिया जाए, तो अभीर, अहीर का अर्थ होता है आभीर। क्या? आभीर। आभीर से बना है अहीर। क्लियर हो गई बातें? आगे बढ़ा जाए। सलाका का तद्भव शब्द बताना। सलाका, अब देखिए संस्कृत के तो शब्द लिया गया है, संस्कृत से शब्द लेकर हिंदी में परिवर्तित कर दिया जाता है, तद्भव कहलाता है। संस्कृत के शब्द को डायरेक्ट हिंदी में इस्तेमाल कर लिया जाता है बिना कोई परिवर्तित किए हुए, तो तत्सम कहलाता है। आ रही है बात समझ में? पूछ रहा है सलाका का तद्भव क्या है। अब इसको हिंदी में क्या परिवर्तित कर कर आप इस्तेमाल करते हैं? तो सलाका का सिंपल सा बात यहाँ है क्या? तो सिंपल सा बात है, सलाका का अर्थ होता है सलाई। ठीक, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? सलाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। ये सलाका क्या है? संस्कृत के शब्द हैं, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? अर्थात हिंदी में चेंज कर लिया जाता है, अर्थात सलाई। क्लियर? आइए जरा रस देखना है, थोड़ा सा रस को देखिए क्या कह रहा है। निम्न पंक्ति में कौन सा रस है? ध्यान पूर्वक आप सब जो वाक्यांश दिया हुआ है, जो वाक्य दिया हुआ है, जो पद दिए हुए हैं, ध्यान पूर्वक पढ़िए। आपको तुरंत मैं अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है, किलकत कान्हा घुटुरवन आवत। किलकत का अर्थ होता है किलकारी मारना, अर्थात बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? बच्चे की बात किया जा रही है। कान्हा अर्थात कान्हा की बात किया जा रहा है, अर्थात कृष्ण की बात किया जा रहा है। घुटुरवन आवत, घुटुरवन आवत मणिमय कनक नंद के, अर्थात नंद, नंद का जो कनक है अर्थात जो बच्चे हैं अर्थात कृष्ण जी हैं, आंगन बीम पकड़ीव धारत, अर्थात वो अपने परछाई देखकर क्या कर रहे हैं?
अपनी परछाई को देखकर यहाँ क्या कर रहे हैं, तो वो परछाई के पीछे पीछे भाग रहे हैं, और जो मैया है वो क्या कर रही है, और उसको क्या कर रही है, बुला रही है, कृष्ण जी को बुला रही है। अर्थात यहाँ पर क्या है, तो प्रेम का भाव दिख रहा है, दिख रहा है प्रेम का भाव। तो जहाँ शिशु के प्रति प्रेम हो, स्नेह हो, दुलार हो, क्या हो, प्रेम हो, स्नेह हो, दुलार हो, आदि हो ना, ऐसे को हम, आदि की प्रमुखता अगर शब्द में दिखता है, वाक्य में दिखता है, वर्णन किया जाता है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, वात्सल्य, वात्सल्य रस बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी, अभी बता दे, क्या, वात्सल्य रस, रस से बोला जाता है। क्लियर हो गई बातें, हाँ या ना, क्लियर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ा जाए। प्रीति प्रवास, प्रीति प्रवास के रचनाकार कौन है। प्रीति प्रवास एक रचना है, पूछ रहा है कि उसको रचना कौन किए हैं, अर्थात रचनाकार कौन है। तो इनके रचनाकार है आपका धनानंद। क्या है जी, धनानंद, धनानंद, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चला जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, हस्तलिखित शब्द किस समास का उदाहरण है। देखिए, जब भी आपको इस तरीके से पूछे कि कौन सा समास का उदाहरण है, तो सिंपल सा समास का आप विग्रह कीजिए। क्या कीजिए, समास का आपको विग्रह करना है। अब कैसे विग्रह होगा, तो हस्तलिखित है, क्या है जी, हस्तलिखित है, अर्थात हाथ के द्वारा लिखा हुआ, अर्थात के द्वारा लिखा हुआ, अर्थात ये क्या है, सिंपल सा हस्तलिखित मतलब ये हुआ हाथ के द्वारा लिखा हुआ, हस्त के द्वारा लिखा हुआ, अर्थात तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। विग्रह कीजिए, आपको दिख जाएगा समास। ठीक, जैसे कि काली मिर्च शब्द किस समास का उदाहरण है। अब देखिए, काली मिर्च जो है ना, काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च, अर्थात वो काली मिर्च हो जाएगा। जैसे देखिए, काली क्या है, तो काली है भाई मेरे विशेषण, विशेषण है, और मिर्च क्या है, तो विशेष है। क्या है जी, ये क्या है, विशेषण है काली, और मिर्च जो है वो विशेष है। तो जहाँ विशेषण और विशेष हो जाता है, काली है जो मिर्च, अर्थात ऐसे को हम कर्मधारय समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, हेडलॉन्ग शब्द का अर्थ क्या होता है। हेडलॉन्ग शब्द का अर्थ होता है आपका सिर के बाल। बहुत लोग सोचे होंगे हेड है और लॉन्ग है, अर्थात क्या, मतलब कि सर जो है लंबा है, ऐसा नहीं, ये गलत है। बिना सोचे बिचारे हड़बड़ी में ये भी गलत है, लंबे समय बाद भी ये भी गलत है। हेडलॉन्ग का अर्थ होता है सिर के बाल, सिर के बाल को हम क्या बोलते हैं, हेडलॉन्ग कहते हैं। आ रही है बात समझ में। प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 15, एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द क्या कहलाता है। जहाँ देखिए, जहाँ से एक से अधिक उपसर्ग बना है, तो यहाँ पर कौन से शब्द हैं, यहाँ पर पूछ नहीं रहा है कौन से शब्द क्या कहलाते हैं, यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा शब्द जो है इसमें से एक से अधिक उपसर्गों से बना हुआ है। अब कैसे पता चलेगा, तो देखिए जरा, आलोचना, आलोचना में क्या है, आलोचना है, आलोचना है, तो यहाँ पर एक ही उपसर्ग बना। सहकारी में सहकारी है, यहाँ भी एक ही उपसर्ग बनेगा। लेकिन जब देखिएगा आप समालोचना, समालोचना को कीजिएगा, तो यहाँ पे पहला आएगा सम प्लस आ प्लस लोचना। यहाँ पर दिख रहा है, लोचना जो है वो मूल शब्द हो गए, और दो उपसर्ग बने, तो एक से अधिक उपसर्ग बना है किसमें, तो समालोचना में। ठीक, आ रही है बात समझ में। उपसर्ग कौन कौन सा, सम और आ उपसर्ग है, दो उपसर्ग बने, और लोचना क्या है, तो लोचना जो है वो आपका मूल शब्द है। क्या है जी, मूल शब्द है। क्लियर हो गई बातें, उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई। आगे बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 16, मालगाड़ी शब्द का क्या पूछ रहा है जी, समास विग्रह पूछ रहा है। मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह पूछ रहा है, अर्थात माल के लिए जो गाड़ी होता है, माल के लिए, किसके लिए, जो माल के लिए गाड़ी होता है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, मालगाड़ी कहते हैं। और ध्यान पूर्वक यहाँ पर देख रहे होइएगा, कर्ता कर्म कर्ण यहाँ पर क्या है जी, तो यहाँ पे कारक का चिन्ह लगा है, जो कि क्या है, के लिए है।
और के लिए जहाँ पर होगा ऐसे को हम कौन सा समास कहते हैं, तो हम कहते हैं तत्पुरुष। लेकिन तत्पुरुष में आता है आपका संप्रदान। क्या है, संप्रदान का क्या इस्तेमाल होता है, के लिए इस्तेमाल होता है। आ रही है बात समझ में, जैसे कर्ता का कर्ता ने कर्म का को होता है, उसी तरह संप्रदान का क्या होता है, के लिए होता है। तो हमने समास विग्रह किया मालगाड़ी का, हमें मिला माल के लिए गाड़ी। ठीक, के लिए यहाँ पर कारक चिन्ह मिला, के लिए किसका होता, संप्रदान का होता। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। और कौन सा, तो क्या हो जाएगा, तो संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। अर्थात इसका सिंपल सा समास मैंने बताया, यहाँ पूछ रहा है कि विग्रह बताना है, अर्थात माल के लिए गाड़ी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 17, जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है वह समास क्या कहलाता है। देखिए, ऐसा समास जहाँ पर और शब्द हो या हो या अथवा हो, तीन ऐसे जो मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे समास को। तो ऐसे समास को हम कहते हैं भाई मेरे द्वंद्व समास। अब कैसे, बात को समझिए। जैसे हम लिखते हैं माता और डैश लिखें, हाइफेन दिए और फिर लिखे पिता, इसको आप क्या पढ़िएगा, इसको आप क्या पढ़िएगा, पढ़िएगा ना जी, माता और पिता। बोलिए, माता और पिता, अर्थात और लगा है कि नहीं लगा है, ठीक, और लगा है। अब जैसे हम एक और ले लेते हैं, जैसे कहते हैं हाँ हाँ और डैश देकर न लिख देते हैं, तो इसको आप क्या पढ़िएगा, हाँ या ना, हाँ या ना पढ़िएगा, अर्थात या लगा है और लगा है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। टोए द लाइन का अनुवाद क्या होगा। टोए द लाइन का अनुवाद बताना है अनसुना करना, अनुसरण करना, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए, ऐसे शब्द जिसको हम क्या किया जाता है, उनका पालन किया जाता है, अनुसरण किया जाता है, तो ऐसे को हम इंग्लिश में कहते हैं टोए द लाइन, अर्थात आपका क्या हो जाएगा, अनुसरण करना। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका हो जाएगा करेक्ट। क्लियर हो गई बातें, आगे बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 19, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए भाई मेरे, विशेषण की बात आती है तो बहुत लोग बोलेंगे 5, बहुत लोग बोलेंगे 6, लेकिन सिंपल सा बात है, प्रयोग की दृष्टि से बात करें नॉर्मली सा, तो सिंपल सा 4 विशेषण होता है। और इसमें आप इसके अंतर्गत जो है सो है, तो सबको जोड़कर लोग कह देते हैं कि 5 6 होता है, नहीं 4 होते हैं। कौन कौन, तो गुणवाचक के अंतर्गत में आएगा, ठीक। दूसरा दूसरा आपका आ जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा आपका हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, और चौथा आ जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण। 4 होते हैं जो महत्वपूर्ण है, जिसको प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न है आज का, क्या निम्न में से कौन जो है विध्य विशेषण है। विध्य विशेषण है, ऐसे को हम विध्य विशेषण कौन है, जल्दी से जवाब दे दीजिए, क्या हो जाएगा। तो आई थिंक ये क्या है, करेक्ट आंसर इसका होगा मेरा लड़का आलसी है, यहाँ पर विध्य विशेषण है। ठीक, आ रही है बात समझ में, मेरा लड़का जो है वो आलसी है। ठीक है, आपका लड़का जो होगा आलसी है, तो वो क्या है, आप बोलिएगा बच्चे को कि हाँ हमार लड़का जो क्या है जी, तो आलसी है, अर्थात ही क्या है, तो विध्य विशेषण होगा। क्लियर हो गई बातें, उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर यहाँ भी कोई तकलीफ़ है, कठिनाई है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आई। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, थैंक यू सो मच।